नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति पारस नाराज हैं। मंत्री पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11:30 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो बिहार में लगातार सियासत गड़बड़ाई हुई है। यहाँ पर पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। एनडीए में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसको लेकर पशुपति पारस आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति पारस नाराज है। मंत्री पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11:30 बजे पशुपति पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दरअसल पशुपति पारस आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो एनडीए का सीट बंटवारा बिहार में हो गया है, लेकिन पशुपति पारस के पाले में एक भी सीट नहीं आई है, जिसको लेकर पशुपति पारस नाराज हैं। और आज पशुपति पारस 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल पशुपति पारस एनडीए से नाराज हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें एनडीए ने दरकिनार कर दिया है, और यही वजह है कि आज पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 11:30 बजे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी तैयारी कर दी गई है। अंतिम रूप देने के लिए आज बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ये बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए जारी होगी लिस्ट। 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा के बाकी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से आज बड़ी बैठक की जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज इस बैठक के जरिए किया जाएगा। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी तैयारी की गई है और आज उसे अंतिम रूप देने के लिए बैठक की जा रही है। ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। बाकी बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आज कांग्रेस जारी कर सकती है। तो कांग्रेस की तरफ से बड़ी बैठक की जाएगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। घोषणा पत्र, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपा, कांग्रेस की आज ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है, किन मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह मिल सकती है? दीपा, देखिए, आज सीसी की बड़ी बैठक जो है उसका आयोजन होने वाला है। इस बैठक की यदि बात करें तो इस बैठक के माध्यम से कई बड़े जो कार्य हैं वो कांग्रेस करने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की, उसमें कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो आज हमें देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के बचे हुए जो 18 प्रत्याशियों के नाम है उनके ऊपर जो है मोहर लगती हुई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो संकल्प पत्र को लेकर भी चर्चा जो है वो आज इस बैठक के अंदर होगी। सबसे पहले बैठक के पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष से स्क्रीनिंग कमेटी की जो सिंगल नामों की सूची है वो मांगी गई है। अभी तक जो दिग्गज है उन्हें जो चुनाव है उन्हें लड़ाने को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है, यानी कि जो दिग्गज है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि जो दिग्गज है वो चुनाव लड़े। बहरहाल यदि बात करते हैं तो 6 विधायकों को चुनाव जो है वो लड़ाया जा सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो दिग्गजों के साथ कई नए नाम जो है उनको लेकर भी कांग्रेस ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल दीपा, यहाँ पे सवाल कांग्रेस के लिए यही खड़ा हो रहा है कि जब एक तरफ तो उनके कई दिग्गज नेता पार्टी से दामन छुड़ा रहे हैं और इधर मान मनौवल भी कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, लेकिन 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, आखिरकार वो नाम कौन होंगे, किन नामों को लेकर कांग्रेस धरातल पर उतरेगी? दीपा,
जी देखिए, अगर बात करें तो नामों की सूची काफी लंबी है और लगातार ये बातें कही जा रही है कि इसको नहीं तो इसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब तक एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसके ऊपर एक नाम के ऊपर ही केवल विचार हो, या यूं कहें कि कोई एक ही व्यक्ति है जिसे कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट देने वाली है। एक लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं कि नाम इनमें से कोई नाम सामने आ सकता है, लेकिन अब तक एक भी सिंगल नाम की घोषणा नहीं हुई है। बहरहाल अगर मैं बात करती हूँ तो जिस तरह से खंडवा, क्योंकि एक खंडवा की बात करें, गुना की बात करें, झाबुआ की बात करें, राजगढ़ की बात करें, इन सभी जगहों से कई चौंकाने वाले नाम हमारे सामने हो सकते हैं। खंडवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अरुण यादव क्योंकि खुद आते हैं, तो अरुण यादव का नाम जो है खंडवा से भी चल रहा है और इसके अलावा गुना से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उन्हें उतारा जाए। इसके अलावा उज्जैन की मैं बात करती हूँ तो महेश परमार का नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। विदिशा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो शशांक भार्गव और अनुमा आचार्य ये दो नाम है जिनमें से एक नाम पर हो सकता है कि विचार किया जाए। इसके अलावा भोपाल की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है भोपाल लोकसभा सीट, तो यहाँ से श्याम शंकर श्रीवास्तव या जीपी माली दो नाम है जिनके ऊपर चर्चा होती भी नजर आ रही है। ग्वालियर की, गुना की अगर मैं बात करूँ तो वीरेंद्र रघुवंशी, जयवर्धन सिंह, केपी सिंह, इस तरह के कई नाम जो है वो गुना से भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दीपा, अगर बात उसकी घोषणा पत्र की जाए तो कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से यात्रा में 5 गारंटी न्याय योजना का जिक्र किया गया था जिसमें महिलाओं को तरजीह दी गई थी। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो घोषणा पत्र है, क्या महिलाओं से रिलेटेड किसी चीज की घोषणा इस घोषणा पत्र में हो सकती है दीपा? कि अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो जिस तरह से 50% तक सरकारी नौकरी में जो है उन्हें स्थान देने की बात राहुल गांधी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जिस तरह से उन्हें अगर बात करते तरह बहना योजना की तर्ज पर जो योजना लाने की बात की जाए, तो इस तरह की 5 योजनाओं की 5 गारंटी की बात तो की गई थी, लेकिन तरह से बीजेपी अपनी गारंटियों का प्रचार प्रसार कर रही है और जो कह रही है कि जो कहा वो किया और आगे भी जो कह रहे हैं वो करेंगे, इसका विश्वास जो दिलाने का प्रयास लगातार बीजेपी करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस से भी बात करें तो विश्वास दिलाने में कहीं ना कहीं लगातार तसद्दी साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक उनकी जो कैंपेन चलाना तो दूर की बात है, कैंपेन की शुरुआत ही नहीं हुई है। अब जाकर उनकी कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा जिसे मंजूरी मिलेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जनता के बीच में से जाते जाते कितना ज्यादा समय लगेगा और क्या ये इम्पैक्ट डाल भी पाएगी या नहीं, ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में बड़ी चिंता की विषय जो है वो कांग्रेस के लिए इस वक्त जो चुनाव है ये बना हुआ है। बिल्कुल दीपा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सलेम में रैली करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो रोड शो और रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सलेम में रैली करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस हिसाब से बीजेपी का मिशन दक्षिण लगातार जारी है, 15 मार्च से आज 19 मार्च है, 5 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, ये हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। पंकज, बिल्कुल, बेशक देखिए, पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ दक्षिण का दौरा करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना गए, कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, चेन्नई गए, केरला गए। अब दोबारा से तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी आज भी दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो खबरें निकल के आई, तमिलनाडु और तेलंगाना में रोड शो करेंगे और केरल में जनसभा करेंगे। करीबन 4 कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के आज साउथ के हैं। और देखिए महज तारक 129 सीट है साउथ में कुल मिला के, और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि 129 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल जीत के आए। तो जो टारगेट 400 पार का है एनडीए का और बीजेपी का 370, तो ऐसे में उसको उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। क्योंकि अगर हिंदी बेल्ट की बात की जाए तारा, तो हिंदी बेल्ट में करीबन 292 के आसपास सीट होती है और उसमें से करीबन
190 के आसपास एनडीए के पास है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार प्रयास करी कि कहीं ना कहीं जो सीट अगर जितनी मौजूदा सीट है 303 बीजेपी के पास, तो ऐसे वो चाहती है कि जो करीबन 60 सीटों का जो नुकसान है उसकी भरपाई साउथ से की जाए। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी दौरा करते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा न कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार दौरा करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, लगातार बीजेपी की तरफ से ये दौरा किया जा रहा है दक्षिण को मजबूत करने के लिए। हिंदी बेल्ट की आपने बात की, हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है। अगर बात दक्षिण की करते हैं तो वहां पर काठ को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया शक्ति को लेकर। तो यहाँ पर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है पंकज कि महिलाओं और युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पर MY फैक्टर यानी कि महिला और युवा फैक्टर नैया पार लगाएंगे बीजेपी के? बिल्कुल, बेशक देखिए लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि महिलाओं का अगर आप देखें पिछले 10 सालों में योजनाएं हैं, बेहतर योजनाएं जो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने चालू की है या राज्य सरकारों ने, बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने, सरकार लगातार वो लोगों तक पहुंचा रही है। चाहे मुस्लिम वर्ग हो, उनके लिए 3 तलाक की जो खत्म करना हो, या इसके अलावा लाडली योजना मध्य प्रदेश की, या केंद्र में लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ऐसे या सेल्फ ग्रुप महिलाएं जो हैं, ये ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर सीधे जो सरकार है वो गृहिणियों का है, घर पे है, घर की थाली जुड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं की बात करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूथ को लगातार सोशल मीडिया के थ्रू हो या उनको राजनीति जोड़ने की बात हो, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम लोगों से ही बात करते नजर आते हैं। तो इस साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि MI फैक्टर को लगातार जोड़ा जाए और प्रयास किया जाए कि तमाम जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और देहरादून में अभिनेता राजकुमार राव, विजय राय और तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों से राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इसके लिए राज्य की फिल्मकारों के अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। प्रदेश में शूटिंग के लिए देश और दुनिया के सुंदर और अच्छे गंतव्य हैं। फिल्म के कलाकारों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में की जा चुकी है और देहरादून और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शूटिंग की जा रही है। और लोकसभा चुनाव में 400 पार का तय लक्ष्य और भारी बहुमत से जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी भारी बहुमत पाने के लिए बीजेपी मुख्यालय के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सौरभ बहुगुणा और सभी सांसद प्रत्याशी मौजूद रहे, जहां चुनावी रणनीति पर मंथन कर अंतिम रूप दिया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित नामांकन और अन्य सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दम प्रदेश के लोग देख रहे हैं, लिहाजा लोगों में मोदी जी को पुनः पीएम बनाने के लिए जबरदस्त उत्साह है और मोदी जी अक्सर कहते हैं कि उनका उत्तराखंड से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और देहरादून में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के साथ लोकसभा प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और इस दौरान प्रत्याशियों के नामांकन, चुनाव प्रचार प्रसार की योजना, आगामी दिनों में होने वाली रैलियां और अन्य चुनाव
प्रबंधन रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर जानकारी दी और बताया कि बैठक में कुल 4 विभिन्न कार्यक्रम तय किए गए हैं। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के प्रत्येक पन्ने तक पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि अप्रैल में 3 बड़े दिवस पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2014 में भी लामबंद था और 19 में भी लामबंद था। हम दुगने मतों से जीत के आए हैं और इस समय तो ऐतिहासिक जीत हो रही है। भारत की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार। मुझे लगता है कि विपक्ष की कमर अपना आप ही टूट रही है। आज उनको उम्मीदवार भी मेरे ख्याल नहीं मिल पा रहे। अनेकों उम्मीदवारों ने मना भी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड ने हर सीट को 5 लाख से जीतने का संकल्प लिया है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज मोदी जी की गारंटी योजना ने ये करके दिखाया। मोदी जी का चेहरा तो है ही, क्योंकि मोदी जी का चेहरा तो भारत में क्या पूरे विश्व के अंदर उनके कारण हमारी पहचान बन रही है। विश्व के अंदर गौरव बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। तो विपक्ष भी तो इसी देश में रहता है, उनको भी खुशी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी कारण उनका भी इतने सालों तक कोई सम्मान नहीं था। उनके टाइम में प्रधानमंत्रियों के टाइम में कैसा होता था आप सबने भी देखा। उनके प्रधानमंत्री की जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे उनको ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिलता था विदेशों के अंदर। मैं भी कई बार राजनीति के अंदर सामाजिक क्षेत्र में हम लोग देखते थे। और कुछ सरकारी कार्य भी थे जो बिजली मंत्रालय से संबंधित थे। कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भारत सरकार की बाह्य सहायतित योजनाएं हैं उन योजनाओं के संबंध में था। उन सभी पर पहले से केंद्र से हमको सहयोग मिल रहा है। बिजली के लिए भी हमने अभी चूँकि अप्रैल माह से हमको जो पिछली बिजली का जो कमिटमेंट है वो अप्रैल इसी मार्च तक का है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने और रायबरेली के बशरामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीम टीकर गांव के पास जा रही वंदे भारत ट्रेन पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। हमला होने से जिले में हड़कंप मच गया। वह ट्रेन पर हमला करके अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची रेलवे और स्थानीय पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही रेलवे इंस्पेक्टर आलोक ने बताया कि टेक्नीशियन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जाँच की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, वंदे भारत पर पथराव, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सिराज। बिल्कुल आर्या, आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन जो अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सौगात दी थी, जो प्रयागराज से चल करके गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन वंदे भारत अभी हाल ही में शुरू की गई थी, जिसको लेकर के जब ये ट्रेन गोरखपुर से प्रयागराज से गोरखपुर जा रही थी तो देर शाम का मामला है, जहां ये ट्रेन बछरामा थाने के पास पहुंचे, बछरामा स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती। बछरामा स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पथराव कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा आरपीएफ के लोग पुलिस विभाग को दी जाती है। जो पुलिस के लोग होते हैं वो बछरावा पर ट्रेन को रोक करके, मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंचती है, रोक करके पूरी जानकारी करते हैं, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। बिल्कुल सिराज, लेकिन वो अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, क्या पुलिस को अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही कि आखिरकार वो कौन लोग थे, या सीसीटीवी कोई फुटेज सामने आया हो जिसमें उन लोगों की पहचान कर पाए जिन लोगों ने पथराव किया है? ऐसी कोई जानकारी सिराज? बिल्कुल आर्या, जब इस पूरे मामले पर हमारी आरपीएफ के जो हैं उनसे बात की, आरपीएफ के इंस्पेक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाला जा रहा है और आखिर पथराव जो किया गया है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक ये मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कारण रहा है, किस कारण ये ट्रेन पर पथराव किया गया है और कौन लोग पथराव करने वाले थे। आर्या, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सिराज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट वाराणसी चर्चा में है। चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस प्रकार से काशी का विकास हो रहा है, क्या कुछ बदलाव देकर काशी की जनता इस बार फैसला करेगी, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं आंचल सिंह रघुवंशी और इस समय मैं काशी के बेहद ही फेमस दुकान पे खड़ी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है पहलवान लस्सी। आपको हम बता दें ये काशी की सुप्रसिद्ध लस्सी की दुकान है, जहाँ पे बड़े बड़े अभिनेता कलाकार आके यहाँ की लस्सी चख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
सबसे पहले मैम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? निर्मला शर्मा। तो मैम कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? आप पहलवान लस्सी वाले क्या है? बनारस की लस्सी कहीं नहीं मिलेगी और पहलवान जी की लस्सी तो कहीं नहीं मिलेगी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग रहने वाले हैं दिल्ली की साइड के, यूपी के ही हैं, बुलंदशहर के, लेकिन हम लोग यहीं रहते हैं। तो जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, हम उनको यहाँ लेके आते हैं। तो इतनी चर्चित है, मतलब दिल्ली तक नाम गूंज रहा है। दिल्ली तक इतना टेस्ट अच्छा है, एकदम फ्रेश फ्रेश है और इसमें रबड़ी पड़ी हुई है, मलाई है ऊपर से, तो अच्छी क्यों नहीं होगी। तो मैम ये बताएं कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, तो किसको प्रधानमंत्री देख रही हैं? वो नहीं, वो जो है सब चल रहा है, अच्छा जो है वो ही देख रहे हैं। तो कौन अच्छा है आपकी नज़र में? कौन अच्छा है? मोदी जी। मोदी जी। क्या नाम है मैम आपका? तनु। तो कैसा लग रहा है अभी पहलवान लस्सी के यहाँ आप मौजूद हैं? बस बढ़िया। हम लोग बुलंदशहर साइड से आए हैं, यूपी से, और मतलब हम इनके रिलेटिव्स हैं। और यहाँ आकर मतलब ऐसा टेस्ट तो है ही नहीं, वाकई बहुत लाजवाब। हमने उधर कई मथुरा की, अलीगढ़ की, सब जगह की लस्सी खाई है, लेकिन बनारस के पहलवान वालों की लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो युवा चुनाव अभी देने वाला है, तो किसको इस समय प्रधानमंत्री बनाने की विचार कर रही है? देखो, नरेंद्र मोदी के अलावा तो हम किसी को ही नहीं सोचेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है कोई। नौकरी नहीं दे रहे हैं। भाजपा की जब से सरकार आई है काफ़ी युवाओं की समस्या रही है, फिर भी सब खुश हैं। फिर भी सब खुश हैं, लेकिन देखो जितने भी डिफरेंट लोगों से आप मिलोगे, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। ये नहीं है कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही तरीके से होते हैं। तो हम तो भाई नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हैं और अपने सब युवा लोगों से भी कहेंगे कि भाई उनके पक्ष में रहो और उनको मिलकर वो करो। तो भैया बसपा और सपा की जो सरकार रही है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई। तो अभी काशी में है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काशी में क्या चीज़ें ऐसी लगी, क्या बदलाव कुछ देख रहे हैं आप? मैं आज ही घूमने आया हूँ, मैं ऑडिट के लिए आया था यहाँ पे, और मेरे को विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो मज़ा आ रहा है काशी में? बढ़िया। तो अभी आप क्या खा रहे हैं? इसका नाम मेरे को नहीं पता, बट मलाई की कोई डिश है। काफ़ी फेमस है, इसका नाम मलइयो है। ये बनारस की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध डिश है और ये विशेषकर सर्दियों में उपलब्ध होती है। ये कह सकते हैं कि इसका लास्ट सीजन चल रहा है, अब ये 8 महीने बाद आपको मिलेगा खाने का। तो आप हमारे साथ सुन रहे थे, इस समय काशी की जनता और बाहर से जो पर्यटक आए हुए थे वो काशी को किस नज़रिए से देख रहे हैं और काशी में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नारा गूंज रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ काशी के सुप्रसिद्ध लस्सी वाले के यहाँ, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आंचल सिंह रघुवंशी, बनारस। और बिजनौर के अफजलगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को सील कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई की है। एसडीएम ऋतु रानी, सीओ अर्चना सिंह और ईसीएमओ के राहुल की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल में छापेमारी की। अस्पताल संचालक से पूछताछ की, संतोषजनक जवाब और योग्यता संबंधित जवाब दस्तावेज नहीं दिए जाने पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का चैलेंज किया है। रमेश मेंदोला ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए विपक्षी दल की पहली पसंद। बीजेपी विधायक ने कहा है कि प्रिय कांग्रेस, आप बेचारे जीतू पटवारी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मेरा आग्रह है कि उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दीजिए। और इसके आगे उन्होंने लिखा कि इंदौर राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देकर विदा करेगा। और औरैया में 2 महिलाओं को बाइक सवार 4 युवकों ने घर के अंदर घुसकर गोली मार दी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोली से घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ आधे घंटे पहले एक लगभग सूचना मिली है, पड़िन दरवाजा थाना कोतवाली जनपद औरैया की रहने वाली महिला राजा उर्फ लक्ष्मी पांडे, जिनके पति की मृत्यु 27 जनवरी के आसपास हो गई थी। इनके जो जेठ है उनके साथ कुछ विवाद चल रहा था।
तो ये बताया जा रहा है कि इनके सगे जेठ अशोक और राजू सन ऑफ जगदीश ये भी थाना कोतवाली औरैया के ही रहने वाले हैं, कबीरपुर क्षेत्र के। इनका जो आसपास लोग देखने वाले हैं उन्होंने बताया कि ये लोग आए आज शाम को और इन लोगों में कुछ बातचीत हुई और इन्होंने एक अवैध शस्त्र से इस पर फायर कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम